गुड मॉर्निंग दोस्तों। दाऊद नगर विजन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग सॉल्व कर रहे थे बिहार पुलिस का सेट, जिसमें सेट नंबर 1 सॉल्व किए, सेट नंबर 2 सॉल्व किए और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बिहार पुलिस सेट नंबर 3 को, है ना। जिसमें हम लोग आज टॉपिक में जीके के सेक्टर को देखेंगे और जीके सेक्टर में हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग जीके के सेक्टर को देखेंगे, ठीक है। और मैथ के लिए राहुल जायसवाल सर आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैथ है और क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि समान प्रकार के द्विफोकस लेंसों में ऊपरी सतह और निचली भाग का क्रमशः होता है। तो द्विफोकल लेंस की अगर जैसी ही बात आती है तो उसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों होता है, जिसमें पहला नंबर ही ऑप्शन में दिया हुआ है उत्तल लेंस और अवतल लेंस, तो दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसमें द्विफोकल लेंस की बात करता है, तो उसमें अवतल और उत्तल लेंस दोनों होंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ें और उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। कौन सा ऐसा क्रिया है? तो बताइए जी। चालन है, बिल्कुल है। संवहन है, बिल्कुल है। विकिरण है, बिल्कुल है। परंतु बिखरना नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जो द्वितरंग विकिरण का भाग नहीं है? तो वह प्रक्रिया है बिखर जाना इसका भाग नहीं है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि कोई वस्तु एक तरल में तैरेगा, है ना, या डूबेगी, यह निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो यह बताइए, यह कोई वस्तु है जो पानी में या तरल में डूब जाएगा या तैरेगा, यह किस पर निर्भर करेगा? तो यह निर्भर करेगा वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर पर। यह निर्भर करेगा वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर कितना? तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि ध्वनि तरंग किसमें सबसे तेज से चलती है। ध्वनि तरंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा तेज किस में चलता है? ठोस में, द्रव में, गैस में, है ना, या निर्वात में? तो सबसे अगर बात करें कि ध्वनि तरंग किसमें सबसे तेज चलेगा, तेज गति से चलेगा, तो वो है ठोस। जैसे आप एक लोहा का पाइप लीजिए और उसके एक कोना पर हथौड़ा से मारिए और दूसरे कोना तक उसका आवाज़ तुरंत सुनाई देता है ना। तो सबसे तेज गति से चलने वाला ध्वनि किसमें? तो ठोस में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था। आर्य लोग जो भारत में रहे, आर्यों का मूल निवास जो है कहाँ था? तो आर्यों का मूल निवास एशिया माइनर कहा जाता है। कहाँ? एशिया माइनर। तो आर्यों का मूल निवास एशिया माइनर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखें कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? बताइए जी। कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। किनको? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को हम लोग पहले से ही जानते हैं क्या? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में देखें कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का जो स्थान था उस किस देवता को मिल गया। तो देवता का नाम था प्रजापति। प्रजापति के देवता को कहा जाने लगा, प्रजापति देवता को क्या कहा जाने लगा? तो इंद्र कहा जाने लगा, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो 10 में इंग्लिश सेक्टर है जो हमारे सर करवाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है ना, 12 में हिंदी सेक्टर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका है ना। तो मानव कोश शरीर की अगर बात किया जाए कि सबसे बड़ी कोशिका है कौन सा? तो ऑप्शन ए में है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी में है मांसपेशीय कोशिका, ऑप्शन सी में है यकृत कोशिका, ऑप्शन डी में है वृक्क कोशिका। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका कौन सा? तो मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है। कौन सा अवशेषी अंग का उदाहरण है? मानव शरीर में 100 से 100 मिनिमम कितना करीब 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि एक अपेंडिक्स भी अवशेषी अंग का भाग है। उसी की तरह कि कान की एक मांसपेशी या ह्यूमरस या फिर रदनक या फिर जबड़ा तंत्र। तो देखिए कान की जो मांसपेशी है वह अवशेषी अंग का उदाहरण है।
अवशेषी अंग का उदाहरण है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखें कि पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो अगर बात करते हैं पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है, तो वह है कोशिका रस से भरी रिक्तिकाएं। कोशिका रस से भरी रिक्तिकाएं के द्वारा कठोरता और तीक्ष्णता पादप कोशिकाओं में प्रदान किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखें। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखें कि तत्व X जिसका परमाणु क्रमांक संख्या 16 है वह क्या है जी, वह धातु है, अधातु है या फिर एक उप धातु है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 19 का ऑप्शन नंबर सी है ना। जो तत्व जिसका परमाणु संख्या X है वह क्या है, तो एक अधातु है। उसके बाद हम 20 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 में आपका मैथ का क्वेश्चन है। उसके बाद हम बढ़े 21 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन में आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल में है ना प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पिस्टल विश्व कप में जो निशानेबाजी का होता है उसमें 10 मीटर पिस्टल राइफल में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति का नाम है सरबजोत सिंह। स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो सरबजोत सिंह, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 23 में कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया, तो सैमुअल कोहेन या फिर नरिंदर कपानी है ना, TN माइमा या फिर PL स्पेंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर 23 जिसमें ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कार के बारे में पूछ रहा है कि तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम नरिंदर कपानी था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन एक उच्चतम न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी। उच्चतम न्यायालय की बात कर रहा है। उच्च न्यायालय के बारे में बात है कि उच्च न्यायालय के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनी, तो महिला का नाम था लीला सेठ, जो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में बनने वाली पहली महिला जज थी। उसके बाद आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है। इनमें से कौन व्यक्ति, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। लता मंगेशकर, इन्हें भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है ना। सत्यजीत रे, इन्हें भी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, परंतु राज कपूर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें पूछ रहा है कि भारत रत्न से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी राज कपूर को भारत रत्न प्राइज पुरस्कृत से सम्मानित नहीं किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण क्षति है ना बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है। ऑप्शन ए में है जनजातीय रोग एवं कीट, जल जनित रोग और कीट, पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण, भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण, पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण जो है वो कारण नहीं है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चले। तो क्वेश्चन नंबर 27 में है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, या कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। कि भारत में अगर किसी भी एक राज्य से दूसरे राज्य में भ्रमण करना हो, भारत में किसी भी एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन करना हो, तो किस अनुच्छेद के तहत आप भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन करते हैं, तो वो अनुच्छेद है 19। वो अनुच्छेद कौन सा, 19। अनुच्छेद 19 के द्वारा आप भारत के किसी भी एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन कर सकते हैं, आ सकते हैं और जा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर की बात करें, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है।
गैप योजना जो है वो व्यय के अंतर्गत आता है। तो इसका देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए रक्षा व्यय भी आता है, फिर ब्याज भुगतान भी आता है, वेतन और पेंशन भी आता है और एक सब्सिडी भी आता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 का इधर आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है, 1 2 3 और 4। उसके बाद हम आगे बढ़े, उसके बाद आगे हम लोग 29 में देखिए मैथ का क्वेश्चन है, उसके बाद 30, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखें। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया। मतलब कि वोटिंग देने का जो राइट था पहले 21 वर्ष था, अब उसी को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यह कब किया गया? तो यह 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 में, यानी कि 1988 ईस्वी तक वोट देने का अधिकार 21 वर्ष वाले व्यक्तियों को ही था, परंतु 61वां संविधान संशोधन 1989 में वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष है वो मतदान कर सकता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 32 है कि जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो जीएसटी का पूरा अर्थ होता है गुड्स एवं सर्विस टैक्स। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए गुड्स एवं सर्विस टैक्स। उसके बाद है कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। राजा टोडरमल शेरशाह सूरी के शासनकाल से प्रारंभ है। उसके बाद अगर इसमें पूछे कि हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या अकबर, तो अकबर के राज दरबार में राजा टोडरमल है ना राजस्व मंत्री के काम किया करते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है कि जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है जी? तो जड़त्व के नियम को गति का पहला नियम कहा जाता है। जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व के नियम को गति का पहला नियम कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन अगला है 35 नंबर की मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। मानस जो टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में स्थित है? तो देखिए पहला है केरल, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा असम में स्थित है ना, असम राज्य में। तो मानस टाइगर रिजर्व जो है वो असम राज्य में स्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 35 के बाद हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 36 देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, 37 इंग्लिश का क्वेश्चन है। उसके बाद है कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है जी? तो कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। उसके बाद और आगे बढ़े उसके बाद है देखिए कि साइनोबैक्टीरिया है ना। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें कि साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? तो मोनेरा समूह के उदाहरण है। साइनोबैक्टीरिया की बात हो या माइकोप्लाज्मा की बात हो, दोनों के दोनों मोनेरा समूह के उदाहरण हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 42 नंबर क्वेश्चन में है कि कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है कि कौन व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट के 49वां मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो व्यक्ति का नाम है 49वां जस्टिस उदय उमेश ललित, जिसको जस्टिस यू ललित के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद 50वां की बात करें तो 50वां कौन बने हैं जी? तो 50वां बने हैं वाई चंद्रचूड़। 50वां कौन बने हैं? वाई चंद्रचूड़। तो 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन? बी, ऑप्शन नंबर बी उमेश है ना, उदय उमेश ललित। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज संरक्षा संवाद विवाद क्वाड के रूप में जाना जाता है ना। क्वाड्स 4 देश को मिलाकर एक क्वाड संस्था बनाएगी, जिसमें पहला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा देश है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा देश है जापान और चौथा देश है कौन जी? तो चौथा देश है अपना भारत। चौथा देश कौन है? तो चौथा देश है अपना भारत। 4 देशों को मिलाकर एक संस्था बनाया गया जिसका नाम है क्वाड्स। इस संस्था में रूस को शामिल नहीं किया गया, तो 43 का ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन, जिसको CH4 के नाम से हम लोग जानते हैं, मीथेन है ना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 के आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 45 है कि लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या मंत्रिपरिषद। तो लोकसभा के भंग करने की बात जैसी आती है तो लोकसभा को सिर्फ एक व्यक्ति भंग कर सकता है और वो है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम आगे बढ़े, उसके बाद 45 के बाद देखें, 45 के बाद है, 45 के बाद मैथ और हिंदी का क्वेश्चन है, मैथ और हिंदी का क्वेश्चन है। उसके बाद हम देखें कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर कितना? 51। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। कितने तारीख को? 25 जनवरी को। प्रत्येक 25 जनवरी, प्रत्येक वर्ष के 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपका, है ना, कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। देखो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनको पद से हटाया जा सकता है, पर कैसे? क्या महाभियोग के द्वारा, क्या कार्यालय ज्ञापन के द्वारा, या फिर जनमत संग्रह द्वारा, या फिर प्रीवी काउंसलिंग द्वारा। तो देखिए उच्चतम न्यायालय के अगर सुप्रीम कोर्ट को हटाने की बात आती है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की बात आती है तो उनको सिर्फ एक क्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, वो है महाभियोग। परंतु इसको महाभियोग न बोलकर इसको बोला जाता है संसद की कार्यवाही। इसको क्या बोला जाता है जी? इसको बोला जाता है संसद की कार्यवाही, है ना। इसको क्या बोला जाता है? संसद की कार्यवाही। पर सीएम प्रोसेस के द्वारा अगर राष्ट्रपति को हटाना होगा तो उसके लिए हम लोग एक वर्ड प्रयोग करते हैं जिसको महाभियोग कहा जाता है ना, जिसको अनुच्छेद 61 में पढ़ना है कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक उसी तरह से उच्चतम न्यायालय के अगर मुख्य न्यायाधीश को भी हटाना है तो हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, राष्ट्रपति वाला ही, परंतु उसको महाभियोग ना कहकर उसको हम लोग संसद की कार्यवाही कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 53 में के सिवन अध्यक्ष थे। के सिवन किसके अध्यक्ष थे जी? तो के सिवन इसरो के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष? इसरो के अध्यक्ष थे। उसके बाद है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो राजेंद्र सेतु स्थित है गंगा नदी पर। कौन सी नदी? गंगा नदी पर। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है जी? तो राजेंद्र सेतु स्थित है गंगा नदी पर। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55 मैथ का। उसके बाद 56 में देखिए घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? तो घनानंद के बारे में देखो, नंद वंश का सबसे अंतिम शासक घनानंद, इसी को हराकर इसी घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और मौर्य वंश की स्थापना किया। तो इस घनानंद की रचनाओं की बात करें तो घनानंद की जो रचनाएं था वो ब्रज भाषा में था। कौन भाषा? ब्रज भाषा में। तो उसके बाद 56 के बाद हम लोग आगे देखें 57 की अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो डेट है 8 सितंबर। वो डेट कितना है? 8 सितंबर। प्रत्येक 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि जाति की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन में है चार्ल्स डार्विन के द्वारा, लेमार्क के द्वारा, ऑप्शन में है कैरोलस लिनियस के द्वारा, रॉबर्ट वेटेकस के द्वारा, है ना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या उसी पुस्तक का नाम है जाति की उत्पत्ति। उसका पुस्तक की रचना कौन किए? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा पुस्तक को लिखा गया। उसके बाद है कि अग्नि का विशेषण शब्द है। ये तो हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी वाले सर हमारे बताएंगे इसे, है ना। उसके बाद हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 59 के बाद क्वेश्चन नंबर 59 के बाद है ना, क्वेश्चन नंबर 59 के बाद क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर कितना? 61। अलकनंदा एवं भागीरथी नदी भागीरथी नदी से मिलती है। कौन जी? रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में, या कर्णप्रयाग में, या विष्णु प्रयाग में। देखिए एक ओर से आता है भागीरथी नदी और एक ओर से आता है कौन सी नदी? तो अलकनंदा नदी। और दोनों इस संगम पर मिलते हैं और इसी संगम को कहा जाता है देवप्रयाग। इसको क्या कहा जाता है? देवप्रयाग कहा जाता है। और ये बताइए कि अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में। कहाँ मिलेगी? देवप्रयाग। इसी देवप्रयाग से जब
अलकनंदा और भागीरथी नदी का दोनों का संयुक्त धारा जब आगे की ओर निकलता है, इसी नदी को हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग किस नाम से, गंगा नदी के नाम से जानते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखिए, आगे बढ़े, है ना, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, देखिए, है ना, क्वेश्चन नंबर आगे है कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, उसका श्रवण किया जाता है। उसका श्रवण अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। उसका श्रवण किसके द्वारा किया जाएगा, अग्नाशय के द्वारा, है ना। देखो आगे है, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, जादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं हम लोग। उसके बाद आगे आइए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 के बाद 66, ग्रहों की गति का संचालन होता है। ग्रह की गति जो है, बात है ना, ग्रह की गति के बारे में कि जो ग्रह की गति होती है, इसका संचालन किस नियम के द्वारा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपलर के नियम। कौन सा नियम, कैपलर के नियम। तो ऑप्शन नंबर बी 66, क्वेश्चन नंबर 66, ग्रहों की गति का संचालन किससे होता है, तो होता है कैपलर के नियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद दो अस्थि आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है जी, है ना, दो गो अस्थि है ना, दो गो अस्थि है, बताइए कि उस किसके द्वारा जुड़ी होती है, क्या वसामय के द्वारा या उपास्थि के द्वारा या कंडरा के द्वारा या स्नायु के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, दो जो अस्थियां हैं वो स्नायु के द्वारा जुड़ी होती है ना। उसके बाद क्वेश्चन है ये, उसके बाद क्वेश्चन है ना, मैथ का क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। अगर हमको सौर सेल बनाना है तो सौर सेल बनाने के लिए कौन सा जो है, कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल बनाने के लिए जाहिर सी बात हम लोग खूब पढ़े हैं सिलिकॉन के बारे में, सौर सेल के द्वारा ही सिलिकॉन को बनाया जाता है। उसके बाद देखिए आगे हम लोग बढ़े, उसके बाद आगे बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट की बात कर रहा है ना, इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, क्या मॉस्को में है, क्या रोम में है, क्या हेग में है, क्या सिडनी में है। तो इसका करेक्ट आंसर है हेग। इसका करेक्ट आंसर क्या है जी, हेग, है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हेग में स्थित है। हेग कहाँ स्थित है, तो नीदरलैंड में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में इंग्लिश का क्वेश्चन है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है कि बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। बारदौली सत्याग्रह के मुख्य भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इन्हें पहले वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता था। इसी बारदौली सत्याग्रह में महिलाओं ने इन्हें सरदार का उपाधि दिया, तब से वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, अल्प बेरोजगारी कब होगा जी, जब लोग क्या करेंगे, तो अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। क्षमता ढेर सारा है, क्षमता हमारा ज़्यादा है कि हम ज़्यादा वजन उठा सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं, और क्षमता से कम काम करेगा तो उसको क्या होगा, उसको अल्प बेरोजगारी कहेंगे। तो अपनी क्षमता से कम काम करना को क्या बोलेंगे, अल्प बेरोजगारी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। अमेरिका में नागरिकों के के अधिकार के लिए आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो उस व्यक्ति का नाम क्या था जी, मार्टिन लूथर और किंग जूनियर के द्वारा अमेरिका में रहने वाले नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार के लिए आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, है ना, ये तो मैथ का क्वेश्चन है। उसके बाद है 77, कुनो राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन, कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है जी, कुनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश एमपी में। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश एमपी में। यहीं पर चीता के लिए यह कुनो राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, है ना। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, व्यक्ति का नाम था कार्ल मार्क्स। व्यक्ति का नाम क्या था, कार्ल मार्क्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है जी, बताइए। क्या 11 जुलाई को, है ना, क्या 11 जुलाई, 17 मई को, 11 जुलाई को, 17 मई को, है ना, 12 जनवरी को, या फिर 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। इसके बारे में कमेंट कीजिए।
क्वेश्चन इसका कमेंट कीजिए, है ना। बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई, 17 मई या फिर 12 जनवरी या 7 अप्रैल को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसी 17 मई को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 85, अम्लीय वर्षा निम्न ऑक्साइडों के कारण होता है। इसमें देखिए क्या कार्बन के द्वारा, क्या फिर कार्बन नाइट्रोजन के द्वारा, या केवल सल्फर के द्वारा, या सल्फर और नाइट्रोजन के द्वारा। तो कौन से ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार ऑक्साइडों में एक सल्फर और दूसरा नाइट्रोजन, इन्हीं के द्वारा अम्लीय वर्षा होता है। उसके बाद बात करें कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था जी? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट, जापान में साम्यवाद का उदय, फ्रांसीसी एवं जर्मनी का आक्रमण, या पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। तो द्वितीय विश्व युद्ध का अगर तत्कालिक कारणों के बारे में हम जाने तो तत्कालिक कारण था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। पोलैंड पर जैसे ही जर्मनी का आक्रमण हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 87, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो पोलैंड पर आक्रमण करने वाले व्यक्ति का नाम था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर के द्वारा ही सबसे पहली बार पोलैंड पर हमला किया गया, और तब से ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। क्या हुआ? प्रारंभ हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, पहला यूरोपियन व्यक्ति कौन जो भारत आए या हिंद चीन आए? एक अंग्रेज है, फ्रांसीसी है, पुर्तगाली है और डच है। तो सबसे पहले पुर्तगाली, है ना, पुर्तगाली लोग जो भारत आए या हिंद चीन आए 1498 ईस्वी में। जो पहला व्यक्ति जो भारत आने वाला था जिसका नाम वास्को डी गामा था, जो 1498 ईस्वी में ही आया, है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 89 की सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के जो हिमालय है उसको किस नाम से जानते हैं? तो देखिए सिंधु और सतलज इस तरह से हम बांट सकते हैं, चार भागों में बांट सकते हैं। अगर इसको हम सिंधु नदी कहें और इसको हम सतलज नदी कहें, इसको अगर हम काली नदी कहें, इसको हम तीस्ता नदी कहें, और इसके बाद एक और नदी इधर है और जिसको हम लोग दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। तो सिंधु और सतलज के बीच जो स्थित है हिमालय, उसको हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय के नाम से। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पंजाब हिमालय के नाम से। और जो सतलज एवं काली नदी के बीच स्थित है उसको हम लोग जानते हैं नेपाल हिमालय के नाम से। और वो हिमालय जो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच है उसको नेपाल हिमालय, और जो तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच है उसको असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन में है सीधा सा कि सिंधु एवं सतलज नदी के बीच कौन सा हिमालय है? तो सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय? तो पंजाब हिमालय। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है 90 नंबर कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो जो प्रसा के राजा थे विलियम प्रथम, उनको वर्साय में सम्राट घोषित किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? सरकारी आय। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? ऑप्शन ए में सरकारी आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रम की आय, या उत्पाद के साधनों की आय। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है इस करेक्ट आंसर है कि उत्पादन के साधनों की आय को ही हम लोग राष्ट्रीय आय समझते हैं। उसके बाद उत्तर पश्चिम भारत में तत्कालीन, है ना, शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होता है जो उत्पन्न होता है। बताइए कि लाल सागर, काला सागर या भूमध्य सागर में, है ना। लाल सागर या एक क्वेश्चन हम छोड़ते हैं आपके लिए, आप कमेंट में इसको जल्दी बताएं कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होता है जो उत्पन्न होता है लाल सागर में या काला सागर में या बाल्टिक सागर में या फिर भूमध्य सागर में। जल्दी से इसको कमेंट करके आप बताएं सेक्शन में, है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़े। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 93, विदेशी निवेश, है ना। विदेशी निवेश कहलाता है विश्व बैंक के द्वारा किया गया निवेश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया गया निवेश, या फिर विदेश देश द्वारा किया गया निवेश। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 93 आप देख रहे हैं, इसका जो है ऑप्शन बी नंबर इसका करेक्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो निवेश किया जाता है उसी को हम लोग विदेशी निवेश कहते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत कर सकता है जी। तो लोकसभा अध्यक्ष को अगर अपना त्याग पत्र देना हो तो वह लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। किसको? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन से आपका मैथ का क्वेश्चन है। उसके बाद विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? बताएं। भारत में जो संविधान है वो लिखित है, परंतु भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन सबसे पहले किस देश में लिखित संविधान लागू हुआ? तो वह देश है अमेरिका। अमेरिका देश में सबसे पहली बार लिखित संविधान को लागू किया गया। उसके बाद क्वेश्चन है कि भारत का वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है ना? वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जानते हैं? तो राजेंद्र सिंह को हम लोग भारत के वाटरमैन या यूं कहें कि वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर